नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जानते हैं संघीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति में ही संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी तथा राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करेगा। इसी प्रकार संविधान के ही अनुच्छेद 74 में पुनः यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। वास्तव में देखा जाए तो संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान मात्र है तथा वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में निहित की गई है। राष्ट्रपति के नाम पर जो भी शासन कार्यवाहियां की जाती हैं वे सभी व्यवहार में मंत्रिपरिषद के द्वारा ही की जाती हैं और यदि व्यवहार में यह कहा जाए कि कार्यपालिका से तात्पर्य मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से है, राष्ट्रपति से नहीं, तो कोई अतिशयोक्ति या त्रुटिपूर्ण कथन नहीं होगा। अब जानते हैं कि मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार होता है। सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। यद्यपि संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, किंतु व्यवहार में राष्ट्रपति की इस संबंध में शक्ति अति सीमित है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता, अपितु वह संवैधानिक और राजनीतिक एवं नैतिक मर्यादाओं से बंधा रहता है। किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तभी आमंत्रित किया जाता है जबकि राष्ट्रपति यह समझे कि अमुक व्यक्ति के पास लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। अर्थात यदि लोकसभा में बहुमतधारी दल का कोई नेता जो यह दावा करता है कि उसके पास पर्याप्त संख्या में सरकार का गठन करने के लिए लोकसभा सांसदों का बहुमत प्राप्त है, तो ही राष्ट्रपति द्वारा उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। किंतु यदि किसी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति या दल को लोकसभा का बहुमत प्राप्त न हो सके तो राष्ट्रपति अपनी स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यद्यपि भारतीय संविधान में स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग केवल राज्यपाल के परिप्रेक्ष्य में किया गया है, राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में नहीं, किंतु व्यवहार में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जबकि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करना होता है। जैसे यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो सके अथवा बहुमत दल का कोई एक निश्चित नेता न हो तो राष्ट्रपति लोकसभा में किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि राष्ट्रपति उपयुक्त समझे प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित कर सकता है। और यदि ऐसा अनुभव हो कि किसी भी व्यक्ति को लोकसभा में या किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर नवीन निर्वाचन या चुनावों की घोषणा भी कर सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है और मंत्रियों का चयन किया जाता है। संवैधानिक स्थिति प्रधानमंत्री जैसी ही है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रियों की नियुक्ति करता है, परंतु व्यवहार में प्रधानमंत्री की राय मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है तथा प्रधानमंत्री का यह विशेषाधिकार होता है कि वह किस व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में स्थान देना चाहता है। इस संबंध में यद्यपि संविधान में कुछ नहीं कहा गया है कि किन व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद के लिए योग्य माना जाएगा, किंतु व्यवहार में अनेक अवसरों पर यह देखा गया है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों के रूप में उन व्यक्तियों को नियुक्त करता है जो कि संसद में उसके सहयोगी हों, उसके विश्वास पात्र हों तथा अन्य दलीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास पात्रता भी एक महत्वपूर्ण वर्ग या महत्वपूर्ण पात्रता मानी जाती है। मंत्रिपरिषद में राष्ट्र के विभिन्न वर्गों और भौगोलिक क्षेत्रों को भी प्रतिनिधित्व देने का पूरा प्रयास प्रधानमंत्री के द्वारा समप्राय किया जाता है। अब जानते हैं मंत्री बनने की योग्यताएं। संविधान के अंतर्गत
मंत्री परिषद का सदस्य होने के लिए एकमात्र योग्यता यह निर्धारित की गई है कि वह संसद का सदस्य होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जिसे मंत्री परिषद में सम्मिलित किया गया है और वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है, अन्यथा वह 6 माह से अधिक की अवधि पर मंत्री परिषद में बना नहीं रह सकता। मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या के बारे में यद्यपि मूल संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया था, तथा अनेक अवसरों पर ऐसा देखा गया कि जंबो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, किंतु 93वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह उपक्रम किया गया कि मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% तय कर दी गई है। इस प्रकार अब एक निश्चित संख्या में ही मंत्रियों को नियुक्त किया जा सकता है और जंबो मंत्रिमंडल की अवधारणा अब बीते दिनों की बात बन गई है। अब बात करते हैं मंत्रियों के कार्य विभाजन की। मंत्री परिषद के गठन के बाद प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच कार्य विभाजन करता है और इसकी सूचना राष्ट्रपति को देता है। हालांकि मंत्रियों के मध्य कार्य विभाजन एक प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, किंतु अनेक अवसरों पर प्रधानमंत्री इस बारे में अन्य व्यक्तियों से भी राय कर लेता है। प्रधानमंत्री नवीन विभागों का निर्माण कर सकता है अथवा कुछ अन्य विभागों या मंत्रालयों को मिलाकर एक मंत्रालय का निर्माण भी कर सकता है। अब बात आती है मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण की। मंत्रियों को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है और उन्हें अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व पद एवं गोपनीयता की शपथ लेना आवश्यक है। वे ये शपथ सत्यनिष्ठा से अथवा ईश्वर के नाम से ले सकते हैं। मंत्री परिषद का कार्यकाल, यद्यपि संसदीय व्यवस्था में मंत्री परिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के समान यहाँ एक निश्चित कार्यकाल का अभाव पाया जाता है, किंतु व्यवहार में यदि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को लोकसभा का विश्वास और बहुमत प्राप्त है तो वे पूर्ण लोकसभा की पूर्ण अवधि 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। किंतु व्यवहार में अनेक अवसरों पर ऐसा भी देखा गया है जबकि मध्यावधि चुनाव हुए या लोकसभा भंग कर दी गई और मंत्री परिषद को अपना लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व त्यागपत्र देना पड़ा। और इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि वास्तव में किसी भी मंत्री का अपने पद पर बने रहना उसके प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास और उसकी निष्ठा पर निर्भर करता है कि प्रधानमंत्री को उस व्यक्ति में कितनी निष्ठा या कितना उसके प्रति विश्वास प्राप्त है। अब बात आती है मंत्रियों के वेतन भत्तों की। मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद के द्वारा अवधारित किए जाते हैं और उन्हें समय समय पर संसद द्वारा अवधारित विभिन्न वेतन भत्ते, निःशुल्क आवास, परिवहन आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। अब जानते हैं मंत्रियों की श्रेणियों के बारे में। संविधान में यद्यपि मंत्रियों की श्रेणियों आदि के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, किंतु इसके उपरांत भी ब्रिटिश व्यवस्था से प्रेरित होकर भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रियों की 3 श्रेणियां मानी गई हैं, जिन्हें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री कहा जाता है। कैबिनेट मंत्री एक सर्वोच्च या कह सकें कि एक तरह से संसदीय व्यवस्था में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होता है, जो किसी भी विभाग का सर्वोच्च मुखिया होता है और अपने विभाग या मंत्रालय के समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी भी होता है। इसके बाद आती है राज्य मंत्री की बात। तो राज्य मंत्री के 2 प्रकार माने गए हैं। एक राज्य मंत्री वह है जो किसी कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत मंत्रालय में उसका सहयोग प्रदान करने के लिए संलग्न किया जाता है, जबकि एक प्रकार के राज्य मंत्री वे होते हैं जिन्हें किसी विभाग का स्वतंत्र रूप से प्रभार सौंपा जाता है। इसके बाद उपमंत्री की बात आती है। उपमंत्री किसी मंत्री या कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के अधीन रहकर कार्य करते हैं। वर्तमान में उपमंत्रियों को नियुक्त करने की भारत में परंपरा नहीं रही है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो मंत्री परिषद अपने आप में एक त्रिस्तरीय व्यवस्था बनकर हमारे सामने आती है।
अनेक बार यह भ्रम भी उत्पन्न होता है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन रहेगा कि मंत्रिपरिषद के अंतर्गत जहाँ कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री एक कैबिनेट मंत्री के साथ संलग्न तथा उपमंत्री सम्मिलित होते हैं, वहीं मंत्रिमंडल से आशय केवल कैबिनेट मंत्रियों से होता है, जो कि मिलकर के प्रधानमंत्री को सलाह कर देते हैं और एक छोटे समूह के रूप में प्रधानमंत्री के साथ सदैव संपर्क में बने रहते हैं। मंत्रिमंडल का यद्यपि मूल भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन में जबकि आपातकाल की घोषणा के लिए राष्ट्रपति को लिखित परामर्श की बात आई, तो उसके लिए एक मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग वहां किया गया था कि मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रपति आपात उद्घोषणा कर सकता है।